नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय करीब 800 सालों के बाद फिर से जीवंत हो उठा है। 17 देशों के सहयोग से भारत सरकार ने राजगीर के पास नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस बनाया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकार्पण किया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 17 देशों के राजदूत समेत अन्य कई मेहमान मौजूद रहे। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस कई मायनों में खास है। इसमें परंपरा को बनाए रखते हुए छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई। साथियों, भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सके। आप देखिए, अभी 2 दिन ही के बाद ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद है। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। हमने अपने आयुर्वेद को भी पूरे विश्व के साथ साझा किया है। आज आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन के एक स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक और उदाहरण हमारे सामने है। भारत ने सदियों तक सस्टेनेबिलिटी को एक मॉडल के रूप में जीकर दिखाया है। हम प्रगति और पर्यावरण को एक साथ लेकर चले हैं। अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर भारत ने विश्व को मिशन लाइफ जैसा मानवीय विजन दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मंच सुरक्षित भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का ये कैंपस भी इसी भावना को आगे बढ़ाता है। ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। अप्प दीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को
फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। साथियों, मुझे विश्वास है राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस के उद्घाटन के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने उसे बिहार का गौरव बताया और कैंपस का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री पहली बार राजगीर पहुंचे हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में आने से पहले प्रधानमंत्री ने नालंदा के पुराने खंडहरों का अवलोकन किया। खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्ण कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार राजगीर आए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार राजगीर पधारे। मैं तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी एवं उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का भी भ्रमण कर लिया है। आज ही जाकर के देख करके आ गए हैं जो पुराना था पहले। बड़ी खुशी की बात है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा कि पुराने नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस कितना बड़ा था। अभी तक पुराने विश्वविद्यालय की कुछ ही खुदाई हुई है। इस विश्वविद्यालय में 20-25 किलोमीटर तक के गांव भी इससे जुड़े हुए थे। जहां आप देखने गए हैं वो बहुत कई गांवों के लोग उससे जुड़े हुए रहते थे। तो इस चीज को सबको याद रखना चाहिए कि कैसे पहले जो होता था काम। अब नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहां पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहां सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहां पर पढ़ते थे। यहां पर चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश यह विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम लोगों को उसी समय शुरू हुआ था। अब उसी बीच मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधानमंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही थी। ये पहली बार वही व्यक्ति थे, वो आकर के देख लिए थे और जब वहां पर आए थे हम लोगों के यहाँ उस समय दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने कहा कि मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वासियों का कष्ट हर सीमा को पार कर चुका है। मैंने विनम्र निवेदन किया है कि पीएम मोदी दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा।
मैं 21 तारीख में अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। जिस समय इस भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली वालों को ज्यादा पानी की जरूरत है, आज दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है। क्यों है दिल्ली में आज पानी की कमी? क्यों दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है? क्यों दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं? हमें ये समझना होगा कि दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 MGD है। इस 1050 MGD में से 613 MGD हरियाणा से आता है और हरियाणा से यमुना नदी में आता है। कल यानी 18 जून को हरियाणा से जो पानी की मात्रा 613 MGD आनी थी, वो घटकर 513 MGD हो गई है। यानी 100 MGD की पानी की कमी आज के दिन में दिल्ली में है। 100 MGD की पानी की कमी का क्या मतलब हुआ? 1 MGD पानी तकरीबन 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर दिल्ली को हरियाणा से 100 MGD पानी कम मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 28 लाख लोगों को पानी कम मिल रहा है। ये आज दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं और दिल्ली के लोगों की ये परेशानी दूर करने के लिए हमने हर संभव प्रयास कर लिए। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन हरियाणा ने फिर भी पानी नहीं दिया। मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करी, उन्होंने कहा वो हिमाचल से पानी देने को तैयार हैं, लेकिन वो पानी भी हरियाणा से होते हुए आना है। हरियाणा ने हिमाचल का पानी भी देने से मना कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गई, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि दिल्ली को ये 100 MGD पानी की जरूरत है, वरना 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। हमारे विधायक जल शक्ति मंत्री से मिलने गए, वो हमारे विधायकों से नहीं मिले। कल दिल्ली सरकार के सारे उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के अफसरों से मिलने गए, उनसे दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के 28 लाख लोगों के लिए पानी मांगने गए, लेकिन हरियाणा ने पानी देने से मना कर दिया। दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं और 3 करोड़ लोगों को कुल पानी मिला है 1050 MGD, जो दिल्ली का एलोकेशन है। हरियाणा में भी 3 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन हरियाणा का पानी का एलोकेशन 6050 MGD का है। तो हरियाणा को दिल्ली को अगर 100 MGD पानी देना भी है, वो उसके कुल पानी का मात्र 1.5% है। फिर भी हमारी हर संभव कोशिश के बाद हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। अब दिल्ली वालों का कष्ट हदें पार कर गया। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप सोचिए, 28 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा। वो घंटों घंटों पानी का इंतजार कर रहे हैं, टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम पानी में अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता,
अगर दिल्ली वालों को ये 100 MGD पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। वाराणसी, चेन्नई, पटना और जयपुर समेत देश के 41 हवाई अड्डों को मंगलवार को बम होने की धमकी वाली ईमेल मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कई घंटों तक चलाए गए अभियान के बाद इनमें से प्रत्येक को अफवाह घोषित कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक ये ईमेल अपराह्न करीब 12:40 बजे हवाई अड्डों पर नामक ईमेल आईडी से प्राप्त हुई। वाराणसी, चेन्नई, पटना, नागपुर, जयपुर, वडोदरा, कोयम्बटूर और जबलपुर हवाई अड्डे उन हवाई अड्डों में शामिल थे जिन्हें धमकियां मिली। मेडिकल में दाखिल से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी में गड़बड़ियों के लग रहे नए आरोपों और सुप्रीम कोर्ट की मंगलवार को आई तल्ख टिप्पणी के बाद शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह से हरकत में दिखा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस मुद्दे पर आला अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की, जिसमें नीट से जुड़े विवाद के सभी पहलुओं पर गंभीरता से चर्चा हुई है। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार मंत्रालय ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन सभी विकल्पों पर गौर करने को कहा है जिसमें फिर से परीक्षा करवाने जैसा विकल्प भी शामिल है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय चिंतन शिविर में भाग लेने पहुंचे राकेश टिकैत का कहना है कि ये केंद्र सरकार सिर्फ 2.5 साल ही चल सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का गठन हुआ है, किसान अगले 100 दिनों तक सरकार की कार्यप्रणाली देखेंगे, उसके बाद आंदोलन किया जाएगा। यह है कि संगठन को मजबूत करो अपना, और सरकारों के खिलाफ कभी भी आंदोलन की घोषणा हो सकती है। संगठन मजबूत रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एजेंडे 100 दिन के ये है कि जो समस्या जहाँ पे है वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, उनकी आइडेंटिफाई करके और आंदोलन कहाँ कब कैसे होगा वो तय कर लो। अपनी मीटिंग करो, 100 दिन संगठन को मजबूत करो और 100 दिन बाद में आंदोलन की शुरुआत होगी। देखो, अगर दिक्कत यहाँ पे होगी तो आंदोलन यहाँ होगा, दिक्कत जिले में होगी तो आंदोलन जिले में भी होगा। युवाओं को दे दिया कि युवा प्रदर्शन में हिस्सा ज्यादा ना ले, युवा संगठन पे ध्यान दे, वॉलंटियर पर ध्यान दे, कैसे व्यवस्था होती है उस पर ध्यान दे। इसका कारण क्या केंद्र सरकार की जो इस तरह की उम्मीद है। देखो, उम्मीद ये है कि नई सरकार बनी, नई सरकार से उम्मीद रहती है। सरकारों को ज्ञान प्राप्त हो गया, वे किसानों का, गांव गरीब आदिवासी पे काम करे। क्या यह सरकार चल पाएगी या क्या है? सब अब अपने दांव में है, जिसका जब तक दांव लगता रहेगा वो चलाता रहेगा। लेकिन अभी 2-2.5 साल तो चलेगी जब तक प्रधानमंत्री हैं, ये 2.5 साल बाद में हट जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा तो नहीं। बिना स्टपनी की सरकार की बिना स्टपनी की है, कब कहाँ पेंचर हो जाए, लेकिन 2.5 साल चलेगी अभी। ये पूरी बिजली को प्राइवेट करना चाहते हैं, बिजली के रेट बढ़ाकर कंपनी को फिर बिजली इनको बेचेंगे, बिजली को स्टेट वाइज। रेट बढ़ गए, नहीं मिल रहे किसानों को। आंदोलन कम हो गए तो भाई रेट भी बढ़ेंगे, बिजली कम भी मिलेगी। आंदोलन शुरू हो जाएंगे तो सारा काम ठीक होगा। ये नीतीश कुमार जी के सरकार के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने कहा है कि मुझे मुस्लिमों ने, यादवों ने वोट दिया तो इनके काम नहीं करने का। आप कैसे देखते हैं इसका? और काम नहीं करने का भाई वो तो क्षेत्र के लोग बताओ ना, काम नहीं करे तो क्षेत्र के लोग बताओ। इस तरह के बयान आने शुरू हो गए। जातिगत तो नहीं देना चाहिए, वो सांसद बना सबका बना है, बचना चाहिए। बचना चाहिए। उत्तराखंड चला भाई साहब, 3 दिन चला उत्तराखंड में। यहाँ के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, जब टाइम मिलेगा तो यहाँ के इश्यू है उसमें रखेंगे। चिंतन शिविर के बाद आप मिलते भी हो, जाते भी हो, उनको पहुंचने की समस्या बताते हो क्या? अभी टाइम मिलेगा उनसे, दे दिया हुए शायद अभी है नहीं या कहाँ है।
तो कभी भी टाइम वो देंगे तो जाएंगे। अब देंगे नहीं देंगे, सरकार की पॉलिसी होगी कि नहीं मिलना तो ये नहीं मिलने के, अगर ये है कि मिलना है तो मिलेंगे, तो हम उसको ज्यादा कोई वो नहीं करते। आने वाले जो चुनाव है चुनाव में तो इलाज होगा इनका, नहीं काम करेंगे तो इलाज तो होगा। एक एक कावड़ तक आप भुगतान कर दें, नहीं तो किसान वहां पे बैठेगा। दिल्ली में भी आंदोलन होंगे भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। तो आंदोलन जब होंगे जब आपके संगठन मजबूत होंगे। हमको सबसे पहले संगठन पर काम करने की जरूरत है, वॉलंटियर बनाने की जरूरत है, ट्रैक्टर प्रमुख बनाने की जरूरत है, सहकारी समिति के प्रमुख और प्रभारी बनाने की जरूरत है, उनके अध्यक्ष बनाने की जरूरत है। आपने उसको व्हाट्सएप पर उस पर डालते रहो कि हम सक्रिय मेंबर बन गए। ये हमारे लोग हैं, फर्जी बनाने का मत देना। बिहार के अररिया जिले में निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया, जिसकी लागत 12 करोड़ बताई जा रही है। मंगलवार की दोपहर नेपाल से पानी आने के बाद सिकटी प्रखंड क्षेत्र होकर बहने वाली बकरा नदी के पड़रिया घाट पर बने पुल के 2 पिलर ध्वस्त हो गए, वहीं एक धंस गया। हालांकि इस पुल का निर्माण हो तो गया था, लेकिन एप्रोच पथ नहीं बनने के कारण पुल पर आवागमन शुरू नहीं हुआ था। इस पुल पर तीसरे चरण में यहाँ 8 पाया निर्माण हुआ था। पहले व दूसरे चरण में पुल निगम की ओर से 8 पाया का निर्माण हुआ था। तीसरे चरण में आरईओ की ओर से 8 करोड़ की लागत से 8 पाया का निर्माण हुआ था। पहले और दूसरे चरण में बने सभी 8 पाया सुरक्षित। हम लोग सारे यहाँ ग्रामीण लोग जो है लेबर लेकर के नरेगा के तहत जो है काम हम लोग कर रहे थे, बोरा भर रहे थे, उसका पैलिंग करवा रहे थे। उसी से थोड़ा उस पार में अटकी था जो पानी का जो रुकाव था बांध का, तो हम कुदाल लेकर के पूरा पुल पर चढ़े। तब तक इधर से हल्ला कर रहा कि पुल नीचे गिर रहा। फिर हम कुदाल को फिर जब हम इधर नीचे आते तब तक पुल पूरा जो है धंस गया और इधर का जो मिट्टी कट गया। फिर हम दौड़ करके पूरब तरफ भागे, वहाँ उतरे। उतरने के बाद जैसे उतरते हैं तो 2 जो है स्पेन गिर गया। वो अभी गिरा, ऐसा लगा कि यहाँ जो कोई बारूद फोड़ दिया है ना, एकदम धुआं जो है 10 मिनट तक चलता। अब तो कोई साधन यहाँ नहीं है। लाचार मेरा घर यहाँ है इस पार में, तो हमको तो अभी विकल्प था कि तैर कर ही आना है। हम तैर करके घर आए। तैर करके क्या, ऊपर वाले की मेहरबानी है जो हम बच चुके हैं। ये पुल का जो निर्माता है, जो ठेकेदार है, ये तो 1 साल का गारंटी पर लिया था, लेकिन वह 1 साल क्या 3 साल पर बनाया। वो भी दिसंबर में जब फाइनल हो गया तो वह अप्रोच का काम जो है नहीं किए। इसमें जेई का भी जो है पूरा हाथ है कि जो दिन में नहीं करा करके रात में कराते थे। हम लोग इस पर बहुत अड़चन लगा है और पुल जो है निजी जमीन में बना दिया है, जबकि सरकार के पास अपनी जमीन है उपलब्ध, फुलेजर है, कोई किसी का लेना देना नहीं है। तो किसी तरह आप भी जान बचाए, किसी तरह जान बचा। तो यहाँ से मेरा लड़का और भतीजा गया, तब वह हिच करके लाया हमको। आप लोगों को तो फिर जाने आने में बहुत दिक्कत बहुत। अभी कोई साधन ही नहीं, कैसे जाएंगे? अभी देखिए शादी है, 4 निमंत्रण है, जाना था, लेकिन क्या करेगा, मर करके जाएंगे तो मर कर बचे हैं। तो ये किस तस्वीर ये पुल बना था, और जैसा कि अभी जानकारी मिली है, और हम लोग चूंकि इस क्षेत्र में रहते हैं, मैं 20 वर्षों से इस क्षेत्र को कवर करता हूँ, पत्रकार हुआ स्थानीय, और ये रात में ही काम करता था, दिन में काम करता नहीं था। जनरेटर जला के रात में काम करता था। पुल का जो पाइलिंग होता है, तो पुल का जो जांच होता है, सॉइल टेस्ट होता है, जिसको मिट्टी टेस्ट कहते हैं। सॉइल टेस्ट कभी किया नहीं। यदि सॉइल टेस्ट होता तो ये स्थिति अभी उत्पन्न नहीं आती। उसमें तो आ जाता है कि छड़ कहाँ तक अंदर गया है, कहाँ तक बालू गया है, कहाँ तक कंक्रीट गया, लेकिन ऐसा कोई जांच नहीं हुआ, जिस कारण ये आज हादसा ये हुआ है। ये कौन सा जगह को ये जोड़ता था? ये पुल फारबिसगंज, कुर्साकांटा, सिकटी और पलासी 4 ब्लॉक को जोड़ता है। यूँ आप कह सकते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय सड़क भी कर सकते हैं। इस होकर लोग नेपाल भी जाते हैं। ये कितना किलोमीटर तक का ये पुल बनना था? ये पुल आपको किलोमीटर तो नहीं था, लेकिन पुल की लंबाई कई मीटर में होगा, दर्जनों मीटर में। नहीं मिला किसी किलोमीटर के लमसम में हाँ, लगभग हो सकता है। तो किसी को कोई हताहत होने की कोई बात? अभी तक तो किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं, चूंकि पुल बंद था। पुल का उद्घाटन ही नहीं हुआ, अप्रोच नहीं बना, इस कारण से। और यहाँ के जो विधायक है माननीय विजय कुमार मंडल जी, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे, राज्य मंत्री, उन्होंने ही प्रयास करके दोनों पुल को बनवाया।
लेकिन उद्घाटन का बात जो रहा था, ठेकेदार की बड़ी लापरवाही है। जब इनको बनाना चाहिए प्रोजेक्ट तब ये आते नहीं थे यहाँ, और जब समय ढल गया तब वो यहाँ पर आते थे। ऐसा यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। ये कितने लाख रुपए से बन रहा था? लगभग 12 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था। ये कैसा काम, किस तरह का काम था? बताया जा रहा था कि यहाँ की सरकार में काम यदि अच्छा होता, आपको मैंने बताया पुल का नियम है, उसका जो पाया जाता है 40 फीट, 42 फीट, 48 फीट, 60 फीट, 80 फीट, 82 फीट तक सॉइल टेस्ट होता है उसका, उस अनुसार से पाया अंदर जाता है। लेकिन कोई टेस्ट यहाँ नहीं हुआ, जिस कारण लापरवाही के कारण अच्छा से जांच नहीं हुआ, जो ये स्थिति आज उत्पन्न हुई है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का ये पुल है, जो ग्रामीण कार्य विभाग RWD के अधीनस्थ बना है। ये पुल को कौन बना रहे थे? ये किशनगंज के एक ठेकेदार हैं सिराजुल जी, और उनका कंस्ट्रक्शन है। ग्रामीण कार्य विभाग अररिया से बन रहा था। तो टूटा, देखिए हम लोग भी इधर से आवाजाही कर रहे थे, सिकटी और कुर्साकाटा हम लोग का आना जाना रहता है मोटरसाइकिल से। चूंकि यहाँ देखते थे कि रात में ही काम होता था, दिन में तो काम होता नहीं था यहाँ। और नीचे इसका कोई बेस नहीं है, बेस अगर रहता तो पुल गिरता नहीं। जो आप सामने में भी देख रहे हैं, 2 पाया इसका धंस चुका है और तीसरा पाया इसका गिरने वाला है। तो हमारे अंदाज से आपको ठेकेदार पर तो पूरा इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए, क्योंकि इतना लापरवाही बरता है। और AE भी यहाँ पूरा लापरवाही बरता है, वो पूरा दोषी है। ये तो कुर्साकाटा, सिकटी, झाला चौक, यूँ कहिए कि आप अगर इधर से निकलिए तो आप सिल्लीगुड़ी भी जा सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। यूपी की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में देर रात अवैध तरीके से बनी मस्जिद, मदरसे और मंदिर पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। इसमें 2 मस्जिद और 1 मदरसा शामिल था। इससे पहले मंदिर पर भी कार्यवाही की जा चुकी है। प्रशासन ने देर रात मस्जिद और मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इस दौरान महानगर के इलाके में चप्पे चप्पे पर चेक पोस्ट लगाकर उन सभी रास्तों को बंद कर दिया गया जहां से कोई भी अकबर नगर जा सके। गाजा पट्टी पर जारी इजरायली हमले बकरीदी की रात को और तेज हो गए। मध्य गाजा पर हुए इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 17 लोग मारे गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ये हमले 2 जगहों पर हुए जहां बेघर हुए लोगों को शरणार्थी कैंपों में रखा गया था। इन कैंपों पर रात को हुए हमलों में इन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये लोग राफा से निकल कर आए थे, जहां पहले ही इजराइल जमकर हमले बोल रहा है और उसकी सेना अंदर तक घुस गई है। इजराइल का कहना है कि अब हमास के आतंकवादी राफा शहर में शरण लिए हुए हैं, इसलिए वहां हमले करके ही उन्हें नेस्ताबूद किया जा सकता है। राजधानी समेत प्रदेश में भीषण गर्मी व लू के बीच राहत की खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून का पूर्णिया के रास्ते प्रदेश में 3 से 4 दिनों के दौरान प्रवेश की अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। मानसून ने बिहार बंगाल की सीमा पर दस्तक दे दी है। मानसून के प्रभाव से कल से पटना समेत प्रदेश के अलग अलग भागों में छिटपुट वर्षा की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को भीषण लू से राहत मिलेगी। हालांकि पटना समेत दक्षिणी भागों में उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। 20 से 24 जून के दौरान अधिसंख्य भागों में गरज तड़क के साथ आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पटना समेत दक्षिणी भागों में बादलों की आवाजाही होने के साथ ही मेघ गर्जन वज्रपात के साथ छिटपुट वर्षा के आसार जताए गए हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।